Hello everyone, welcome to Nikita Soni classes and welcome to the biology session. I hope that you people are doing wonderful. बहुत ही कम दिन बचे हैं आपकी तैयारी के लिए. I hope कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी जा रही होगी. आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे. अगर कोई भी डाउट है किसी भी सेशन के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी उसके बारे में पूछ सकते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट अवेटेड, मोस्टली आस्क्ड और सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट सेक्शन में आया है दैट इज़ अबाउट दी इकोनॉमिक बॉटनी. और आपके उसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स मैंने लिए हैं वो है अभी फिलहाल व्हीट, मेज और राइस. तो हम इसे पार्ट्स के अंदर करेंगे. आज हम सिर्फ व्हीट, मेज और राइस के बारे में आपकी बात करेंगे. ये आपका बॉटनी सेक्शन के अंदर है. इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी आपकी यूनिट है, राइट. आई थिंक इट्स फोर्थ यूनिट, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है आपकी. एंड इसके अंदर आपका आइडिया ऑफ कल्टिवेशंस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कल्टिवेटेड प्लांट्स, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अब इसमें प्लांट्स जो है वो बहुत सारे दिए थे, तो आई थॉट कि पहले हम तीन तीन के सेक्शन में करते ताकि आपको लर्न करना भी आसान हो, समझना भी बहुत ज़्यादा आसान हो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी बायोलॉजी सेशन अटेंड कर सके और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके. आपका ये सपोर्ट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए लाइक करना ना भूलें. और अगर आपको कोई और टॉपिक भी ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि आपको डाउट है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट बिफोर एग्जाम, राइट. तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आएँ, लाइव आकर भी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे. आपकी मैराथन भी जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैराथन करनी है, तो वो भी डेफिनेटली करेंगे. बस अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही तैयारी करेंगे. आज का आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं. दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज हमने चलाई है, जिसमें हम बात करेंगे आपके उन क्वेश्चंस के बारे में जिनके चांसेस आपके क्वेश्चन पेपर में आने के ज़्यादा रहते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, उससे पहले एक और नोटिफिकेशन और एक और तरह की आपकी इंफॉर्मेशन है. दैट इज, अगर आपको ये सेशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपका यहाँ पर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया होगा, वहां से भी आप डायरेक्टली सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ये जो सेशन होगा इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट. चलिए, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज कल्टिवेटेड प्लांट्स, wheat, maize and of course the rice. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका टॉपिक है इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी है. आपने देखा होगा कि आपका जो ज़ूलॉजी वाला सेक्शन है उसके अंदर आपके इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में भी बात की गई है. जैसे उसमें आपका साइटोफाइलस और राइजे के बारे में बात की गई, तो वो राइस के ऊपर ही आपका वॉर्म है, ऑर्गेनिज्म है जो आपका फीड करता है, तो वीविल जिसको हम कहते हैं. तो वो आप चाहे तो आप इसे लिंक करके भी एक दूसरे के साथ पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, राइट. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग प्लांट्स, जस्ट वेट, what is the process of raising plants of the same kind on a large scale in a field called as. तो आप ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे अगर आपको उसमें प्लांट्स को रेज करना है ऑफ दी सेम काइंड. तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स है वो क्या है आपका सेम काइंड और आपका लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे अगर आप उसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं और आपका कैसा है प्लांट है, रेजिंग दी प्लांट और ऑन दी ऑफ द सेम काइंड, तो आप कौन से प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन या फिर सीरिकल्चर, ए बी सी या फिर डी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन. तो क्रॉप प्रोडक्शन हम किसे कहते हैं आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन लार्ज स्केल कल्टीवेशन को कहा जाता है जिसमें सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उसमें आप उनको प्रोड्यूस करते हैं, या क्रॉप भी हो सकती है फॉर फूड, फाइबर एंड अदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा गया है कि फ्रूट को ग्रो करना है, आपसे पूछा गया है क्रॉप को ग्रो करना है, या आपसे ऑर्नामेंट्स पूछे गए हैं. जो सवाल पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा. तो हॉर्टिकल्चर इससे है, सेरिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स, ठीक. तो इससे आपके तीन ऑप्शन जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered as a rabi crop. this is the most expected question. हालांकि आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन ही पूछेगा. ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं क्योंकि राबी, खरीफ, इनके अंदर हमें मोस्टली कंफ्यूजन होती है कि आपकी क्रॉप्स कौन सी है.
ऑप्शन ए इज राइस, मेज, व्हीट या फिर कॉटन। अब देखो आपके जो ऑप्शंस हैं वो वही हैं जो आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है, तो हमने बहुत ही उससे रखा है कि ना तो सिलेबस से बाहर जाना है और सिलेबस के अंदर चीजें जो है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ भी आ जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर, यू कैन पॉज, और नहीं है तो यू कैन इजिली रीड द एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो राबी इज योर व्हीट। अब क्या होती है राबी क्रॉप्स? दे आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, है ग्रोन इन द विंटर सीजन बट सोन इन द अक्टूबर डिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड जून। व्हीट प्राइमरी राबी क्रॉप है, जबकि राइस, मेज, कॉटन जो है वो टिपिकली खरीफ क्रॉप्स है। तो और ये रेनी सीजन या मॉनसून की क्रॉप्स भी इन्हें बोला जाता है। तो अगेन दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो हो सकता है खरीफ क्रॉप पे आपको क्वेश्चन आ जाए। तो खरीफ क्रॉप अपने आप में भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और मान लो ऐसा नहीं आया तो स्टेटमेंटल क्वेश्चन की फॉर्म में आपको ये वाला सेक्शन आ सकता है कि आपकी खरीफ और राबी क्रॉप जो है वो कौन से सीजन में ग्रोन की जाती है, अप्रैल, ऐसा ऐसा मंथ वाइज कर दिया तो वो क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली टिपिकल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process of separating the grain from the chaff after harvest? तो आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप जो चाफ या काफ जिसे आप कहते हैं, अगर आप उसे सेपरेट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन को क्या कहा जाता है? सोइंग, थ्रेशिंग, विनोइंग या टिलेज? ए, बी, सी या फिर डी? क्या बोलेंगे हम उसे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेन या किसी भी क्रॉप का। तो अगर सेपरेशन वर्ड नहीं आएगा तो वहां पर लूजनिंग वर्ड आपको दिया होगा। फ्रॉम द स्ट्रॉ या हस्क से। विनोइंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लाइट काफ फ्रॉम द हेवी ग्रेन, ठीक है, यूजिंग द विंड और द एयर करंट्स। तो सवाल क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर बनेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रही है। जो कंटेक्स्ट में आपका सवाल पूछा जाता है उसी कंटेक्स्ट में आपका आंसर होता है। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे थ्रेशिंग और विनोइंग इसमें एक जैसे हैं, इसमें भी सेपरेशन है, इसमें भी सेपरेशन है, बट इसके अंदर सेपरेशन आपका एडिबल पार्ट का फ्रॉम द स्ट्रॉ और हस्क है, इसमें सेपरेशन लाइट काफ का फ्रॉम दी हेवी ग्रेन से है, और उसमें हम विंड और एयर करंट को यूज कर रहे हैं। तो प्रोसेस तो दोनों ही सेपरेशन के हैं बट उसमें मेथड्स जो आपके यूज हो रहे हैं दैट आर डिफरेंट, इसलिए ये ऑप्शंस दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर द इरिगेशन इन व्हीट क्रॉप which determines the potential yield is, उसे क्या कहा जाता है? ऐसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज बतानी है आपको इरिगेशन के अंदर। टिलरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्क स्टेज या फिर क्राउन रूटिंग इनिशिएशन जिसे हम CRI स्टेज भी कहते हैं। A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर इज, डू यू वांट मी टू वेट और यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म है तो आप इसे पॉज में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जितनी देर में मैं बोल रही हूँ उतनी देर में भी आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्राउन रूटिंग इनिशिएशन स्टेज, दैट कॉल्ड एज CRI। ये है क्या आपकी, इट अकर्स अबाउट दी 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग, है ना। अब देखो सवाल कैसे बनता है, अगर आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इरिगेशन का मोस्ट क्रिटिकल या क्रूशियल स्टेज कौन सी है, तो ये भी तो हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि आपकी जो CRI है वो कितने स्पैन के बाद होती है, तो वो होता है 20 से 25 दिन के बाद आफ्टर सोइंग एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द वाटर स्ट्रेस। प्रॉपर इरिगेशन इस स्टेज में इंश्योर करता है डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम विच इज क्रूशियल फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ओवरऑल यील्ड। तो उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है आपका। What is the scientific name for the common bred wheat that makes up the majority of the global production? Maximum global production जिसमें होती है उसे आप क्या कहते हैं? ओराइजे, सेटिवा, जीमेस, ट्रिटिकम ड्यूरम या फिर ट्रिटिकम एस्टिवम। अभी दोनों एक ही जीनस है लेकिन स्पीशीज इसके अंदर अलग है। A, B, C या फिर D? क्या लगता है आपको? साइंटिफिक नेम बताना है आपको उस कॉमन ब्रेड व्हीट का, कॉमन ब्रेड व्हीट है ना, जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन में यूज होती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस्टिवम। साइंटिफिक नेम फॉर द कॉमन और ब्रेड व्हीट, ओराइजे सेटिवा राइस है, जीमेज मेज है, और जो ड्यूरम है, ड्यूरम जो है इट इज यूज्ड फॉर द पास्ता, मैक्रोनी, सेमोलिना, इसके लिए आपका इस व्हीट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, राइस इज प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ विच क्लाइमेटिक कंडीशन? आ गया ना वहां पर, फिर से देखो थोड़ा सा टिपिकल कर दिया कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके व्हीट किस में आता है। कूल एंड ड्राई, वार्म एंड वेट, टेम्परेट एंड मॉडरेट या एरिड एंड हॉट? A, B, C या फिर D? टेक अ पॉज,
थिंक अबाउट द क्वेश्चन, थिंक अबाउट द आंसर, थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट। वैसे तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी स्टैटिक है, आपको एज इट इज़ ही समझनी होंगी और एज इट इज़ आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। इसका करेक्ट आंसर इज अ वार्म एंड वेट। तो राइस जो है इज अ खरीफ क्रॉप दैट रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर। तो खरीफ क्रॉप्स को जनरली कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, above 25 degree Celsius and high humidity along with the abundant rainfall over 100 centimeter. Again this is the most expected question. ये टेम्परेचर भी आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव इरिगेशन उसको चाहिए होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेटिंग राइस वेयर सीडलिंग्स आर ग्रोन इन अ नर्सरी। ठीक है, सीडलिंग को पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं एंड देन ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड। उसे क्या बोलते हैं? बड़ा ट्रेडिशनल मेथड, मैक्सिमम जगह पे आज भी इसी मेथड को यूज किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, ट्रांसप्लांटिंग या डिबलिंग? ए, बी, सी या फिर डी, क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, दैट इज ट्रांसप्लांट। तो राइस सीडलिंग्स पहले रेज किए जाते हैं आपके नर्सरी बेड में, फिर उन्हें केयरफुली हैंड प्लांटेड इनटू द पडल्ड फ्लडेड मेन फील्ड, और ये इंश्योर करता है बेटर प्लांट पॉपुलेशन एंड इज वेरी कॉमन फॉर द मोस्ट लो लैंड राइस। ए, बी, सी, डी में से आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। What is paddy specifically called after his husk has been removed? क्या बोलते हैं उसे? उस पैडी को क्या कहा जाता है जब उसमें से हस्क को रिमूव कर दिया जाता है? ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, ब्रोकन राइस, ब्रैन? ए, बी, सी या फिर डी, क्या कहेंगे उसे? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्राउन राइस। तो पैडी राइस ग्रीन है इन इट्स हस्क। हस्क मतलब जो अनमाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर। तो माइलिंग प्रोसेस में सबसे पहले रिमूव किया जाता है हस्क को ताकि ब्राउन राइस आए। इन्हें कहते हैं हल्ड राइस। ब्राउन राइस को हल्ड राइस भी कहा जाता है। अगेन फिर से बता रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, आपकी जो ये एक्सप्लेनेशन है ये मेरे लिए तो नहीं है ऑब्वियसली, ये उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक बॉटनी करना चाहते हैं लेकिन सारा नहीं पढ़ना चाहते। वो चाहते हैं कि एमसीक्यूज के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए और पेपर में भी बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बेसिकली वी पीपल आर ट्राइंग बेस्ट। मैं और मेरी टीम जो है वो बहुत कोशिश कर रही है कि आपको चीज़ें जो है उसी तरीके से बता दी जाए। अब देखो एग्जाम में क्या आना वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि इनसे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं उसके बेस पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे, क्योंकि अब लास्ट 15 डेज में आप यही कर सकते हैं, है ना? और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये स्टिल रिटेन्स द ब्रान लेयर होती है, इसके बाद जर्म लेयर भी प्रेजेंट होती है। फर्दर माइलिंग जो होती है इट विल रिमूव द ब्रान एंड जर्म टू प्रोड्यूस द व्हाइट राइस। सो देयर इज अ सीक्वेंस और इन सीक्वेंस के अंदर बनता है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टेक अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन एज वेल। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी उस पर एक बार जरूर ध्यान दे दीजिएगा इसके ऊपर। The unique aroma in a basmati rice is primarily due to the presence of which chemical compound? This is the most expected question. ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? ग्लूटेलिन, 2 एसिटाइल, 1 पायरोलिन, लाइसिन या फिर ग्लूटेन? ए, बी, सी, डी, किसकी वजह से होती है? बासमती की खुशबू आती है ना, ये तो भाई ये तो ओरिजिनल बासमती राइस। तो वो जो आपको एरोमा आता है वो किसकी वजह से आता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर बी, दैट इज 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉपकॉर्न लाइक अरोमा होता है बासमती के अंदर एंड द अदर फ्रेग्रेंट राइस वैराइटीज, इट इज कॉज्ड बाय द वोलाटाइल कंपाउंड। 2AP भी लिखा हो सकता है यही लिखा हो आपके पेपर में। What is the process of soaking and then streaming or boiling the paddy before miling often done to increase the nutritional value of the rice kernel? क्या बोलते हैं उसे? पार बॉइलिंग, हलिंग, पॉलिशिंग या फिर डी जर्मिंग? ए, बी, सी या फिर डी, क्या कहेंगे उसे? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए, दैट इज पैरा बॉइलिंग। मतलब पार्शियली, parboiling means partial boiling forces the nutrients, specifically B vitamins from the bran layer into the endosperm. इस की वजह से फाइनल माइल्ड व्हाइट राइस जो है वो मोर न्यूट्रिशियस होता है देन द ग्रेन्स फर्मर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड borne diseases that is a major concern for wheat crops you causing the kernel to be replaced by black powdery spore masses is rust, smut, blast या फिर येलो मोज़ैक? क्या है वो सीड बॉर्न डिजीजेस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मट और लूज स्मट। इट इज कॉज्ड बाय अस्टिलागो ट्रिटिकाई व्हिच इज अ फंगल
डिजीजेस। तो देखो मान लो आपको क्वेश्चन आना कर देना है, मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे क्वेश्चन देना है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं इतना टिपिकल आंसर दूं। मैं चाहती हूँ कि लोग यही सोचते रह जाए कि वो फंगस है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कि लूज स्मट ऑफ व्हीट जो होती है इट इज कॉज्ड बाय द अस्टिलागो ट्रिटिकाई विच इज बेसिकली अ फंगस, अ प्रोटोजोआ, अ बैक्टीरिया और अ वायरस। बस बन गया मेरा सवाल एक और यहाँ से। तो ऐसे सवाल भी बनते हैं। तो ये फंगल डिजीजेज है जहाँ पर व्हीट कर्नल्स आर रिप्लेस्ड बाय द ब्लैक स्पोर्स। रस्ट जो होती है वो पक्सीनिया स्पीशीज के अंदर होती है एंड इट इज अनदर मेजर फंगल डिजीजेज। ठीक है, बट इट अपीयर्स एज अ ऑरेंज ब्राउन और ब्लैक पस्ट्यूल्स ऑन द लीव्स और स्टेम्स। ये उसके ऊपर होते हैं। What is the process of grinding wheat grains to produce flour called as? क्या बोलते हैं उसे? एक्सट्रूजन, माल्टिंग, माइलिंग या फिर रिफाइनिंग? ए, बी, सी या फिर डी? क्या कहेंगे आप उसे? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माइलिंग। माइलिंग जो है वो फंडामेंटल प्रोसेसिंग स्टेप है फॉर दी व्हीट। व्हीट के अंदर इसे हम ज्यादातर यूज करते हैं। रोलर माइलिंग प्रोसेस सेपरेट करता है एंडोस्पर्म को, ठीक है, ब्रांड को एंड दी जर्म को। तो फिर से यहां से क्या बना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो अगर वो नहीं आएगा तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फाउंड इन व्हीट फ्लोर दैट गिव्स यू डो इट्स अ विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड अलाउ इट टू राइज इज केजिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटेंजीन। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है इट इज फॉर्म्ड व्हेन द व्हीट प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाडन एंड ग्लूटेनिन जब उनको मिक्स किया जाता है तब आपका ग्लूटेन बनता है विद वाटर। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है इट इज एसेंशियल फॉर द इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ट्रैप द गैस, और फिर बाद में वो ब्रेड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन इज रिच इन फाइबर, बी विटामिन्स, ट्रेस मिनरल्स बट इज रिमूव्ड टू प्रोड्यूस द व्हाइट फ्लोर? लेकिन आटा सफेद बनाने के लिए उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंडोस्पर्म, ब्रांड, जर्म, एम्ब्रियो? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रांड। तो ब्रांड जो है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है आपके व्हीट की, व्हीट कर्नल की, जो कि रिच होती है फाइबर में और विटामिन के अंदर। एंडोस्पर्म जो है वो आपका प्राइमरी सोर्स है व्हाइट फ्लोर का, है ना। एंड द जर्म इज एम्ब्रियो, रिच इन ऑयल एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें लेयर्स की रिचनेस भी मैंने मेंशन कर दी है, तो इसे मस्ट रीड है, प्लीज डू इट प्रॉपरली। इसे पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में तो कोई टाइम नहीं लगता है, एक दो मिनट लगते हैं पढ़ने में, पढ़ लिया तो आपका सारी चीजें हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टिपिकल प्लांटिंग टाइम फॉर व्हीट in northern hemispheres, a major producing region like the USA and your India? मार्च टू अप्रैल, जून टू जुलाई, अक्टूबर टू दिसंबर या अगस्त सितंबर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, अक्टूबर टू दिसंबर, राइट। तो व्हीट जो है वो एक राबी क्रॉप है इंडिया के अंदर विच इज सोन ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ विंटर, टिपिकली अक्टूबर टू दिसंबर, और यूएस के अंदर इट्स विंटर व्हीट सोन अक्टूबर सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है, डन। नेक्स्ट, मेज इज प्रीडोमिनेंटली अ क्रॉप ऑफ विच सीजन इन इंडिया? किसमें मेज कौन से सीजन का है? जायद, जैद यानी समर, राबी विंटर, खरीफ मॉनसून या पेरिनियल? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा बनेगा इसके अंदर करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, खरीफ, है ना। तो ये मेजर खरीफ क्रॉप है इंडिया के अंदर जो कि वार्म टेम्परेचर, अब तो ये बता दिया हमने कि वार्म टेम्परेचर की जरूरत होती है उनको, राइट, हाई मॉइस्चर की जरूरत होती है फॉर द इरिगेशन। प्राइमरी यूज ऑफ मेज ग्रेन ग्लोबली, स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या काम है मेज ग्रेन का? डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन एज कॉर्न ऑन द कॉब, फीड फॉर द लाइवस्टॉक, कैटल, पोल्ट्री, स्वाइन के लिए, ब्रूइंग ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस या प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स? ए, बी, सी, डी? किसके लिए इसे यूज किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फीड फॉर द लाइवस्टॉक। ये उसके लिए आपका वास्ट मेजॉरिटी में यूज किया जाता है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्टार्च फ्रॉम मेज ग्रेन थ्रू अ प्रोसेस, वेट प्रोसेस, क्या बोलते हैं उसे? अब फिर से ध्यान से देखो, देखो पहले जो हमने किया वो व्हीट, राइस, ये वाली चीजें की है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है सेपरेट करना है स्टार्च को फ्रॉम द मेज ग्रेन, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉर्न ड्राई माइलिंग, कॉर्न वेट माइलिंग, एक्सट्रूजन या डी जर्मिंग? ए, बी, सी या फिर डी?
करेक्ट आंसर इज बी, वेट माइलिंग. इट्स अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेस है. कॉर्न कर्नल स्टीपिंग होती है वाटर के अंदर, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फॉलोड बाय द मैकेनिकल सेपरेशन इनटू द स्टार्च, ग्लूटेन जो कि प्रोटीन है, ऑयल जो कि जर्म से निकलेगा, एंड देन दी फाइबर. ठीक है, फिर से एक्सप्लेनेशन के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके क्लियर हो जाएंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल फ्लावरिंग पार्ट ऑफ द मेज प्लांट विथ दैट बियर्स द कर्नल? क्या बोलते हैं उस फीमेल पार्ट को? टैसल, कॉब यानी ईयर, स्टेमन या फिर स्पाइक. ए, बी, सी या फिर डी. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉब और ईयर. तो कॉब और ईयर इज द सिलिंड्रिकल फीमेल स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द आपकी कॉर्न कर्नल्स. टेसल क्या है? ये मेल पार्ट है आपका, मेल फ्लावर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस द पोलन. तो यहाँ से टेसल के ऊपर भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका बन गया. ठीक है, चलो. Which maize byproduct is primarily used for the extraction of edible oil? अब तो इतना कर लिया, अब तो आपको पता लग गया होगा इसमें से कहाँ से ऑयल का फॉर्म है. कॉर्न स्टीप लीकर, फाइबर, जर्म या फिर कॉर्न ग्लूटेन मिल. अब तो पता चल गया होगा कि ऑयल का एक्सट्रैक्शन हम कहाँ से कर रहे हैं. ए, बी, सी या फिर डी. इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज डी, सॉरी सी, जर्म से, है ना. जर्म एम्ब्रियो है कर्नल का जो कि प्रोड्यूस करता है और विच इज बेसिकली रिच इन ऑयल. इस ऑयल को कॉर्न ऑयल भी बोला जाता है. इसे जर्मलेट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वैल्यूएबल वेट माइलिंग प्रोसेस से इस प्रोसेस इसको निकाला जाता है. ठीक है, दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. Which cereal grains flour is best suited for making light leavened bread due to its high gluten content? हमें बड़ी सारी चीजें हाई ग्लूटेन कंटेंट होना चाहिए. ठीक है, मेकिंग द लाइट लीवनड ब्रेड, राइस, व्हीट, मेज या फिर सोरगम. ए, बी, सी या फिर डी. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, व्हीट, है ना. तो इसमें व्हीट में स्पेसिफिकली किसको, ट्रिटिकम एस्टिवम को हम यूज करते हैं. Ethanol for fuel and its industrial use is commercially produced on a large scale primarily from the fermentation of starch derived from which crop? किस crop से इथेनॉल को देख रहे हैं हम? राइस, मेज, व्हीट या फिर मिलेट. ए, बी, सी या फिर डी. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मेज. मेज से करते हैं आप इसके प्रोडक्शन. नेक्स्ट, द बाय प्रोडक्ट ऑफ राइस माइलिंग विच इज रिच सोर्स ऑफ ऑयल and is often stabilized to prevent rancidity, ताकि वो खराब ना हो जाए. तो उसको क्या यूज करते हैं हम वहां पर? हस्क, ब्रांड, जर्म या फिर राइस. ये तो सुना भी होगा आपने, कमर्शियली बताना है. ए, बी, सी या फिर डी. बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है तो आंसर होगा राइस ब्रांड. ये आउटर लेयर है राइस कर्नल की, है ना, जिसे रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग द माइलिंग. ये कंटेन करता है हाई परसेंटेज ऑफ ऑयल जिसे राइस ब्रांड ऑयल कहते हैं. इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट द ऑयल मस्ट बी स्टेबलाइज्ड quickly to prevent it from becoming the rancid due to the enzymatic action. So इसे हम prevent करते हैं ताकि खराब ना हो जाए. Which type of wheat is specifically used to make the pasta product semolina used for products like spaghetti and your macaroni? तो ये हमने अभी किया भी था, पीछे से मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका आंसर यहीं पर आपका मेंशन है. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना. ये तो क्लियर है. अब आगे आगे की चीज तो और आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी. A process called puffing or popping involves quickly heating the grain under pressure to produce an expanded, light, crispy product. Which crop is most commonly associated with this natural process? Wheat, maize, rice या barley? A, B, C या फिर D? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, होपफुली हो ही जाएगा. हाँ जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेज, जी मेज, है ना. तो causing the explode or pop. In the common rice wheat cropping system prevalent in the South Asia, rice is the kharif crop. What is the season for the wheat crop in this rotation? इस rotation में wheat crop क्या आई? जायद, राबी, पेरेनियल या मॉनसून? ए, बी, सी. ये ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही टिपिकल बन जाते हैं और फिर हमें यहाँ रीजनिंग और अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, राबी. अगर ऐसे डोमिनेंट रोटेशन में देखा जाए तो राइस इज सोन ड्यूरिंग द खरीफ एंड हार्वेस्टेड बिफोर द विंटर. So wheat is sown into the immediately after Rabi and harvested before the next monsoon. This rotation की वजह से it maximizes the land use. Reasoning लगानी है आपको यहाँ. Which of the following cereal crop is a staple food for the largest proportion of the world's human consumption? सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं लोग? Wheat, rice,
मेज या बार्ले, अब किसी को लगेगा राइस, किसी को लगेगा व्हीट, किसी को लगेगा मेज, बट करेक्ट आंसर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में इज राइस। अनफॉर्चुनेटली लोगों को लग रहा होगा कि आटा होगा, बट ये चावल है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप, जैसे मेज हो गया, इट इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। एक हर साल जो है, हर साल क्या उगा रहे, सेम लैंड पर वो उसी को उगा रहे, किसको, सिंगल क्रॉप, जैसे कि मेज ले लिया, व्हीट ले लिया, कुछ भी, विदाउट रोटेशन, ऐसे को क्या बोला जाता है, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, मोनोकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मोनोकल्चर, मतलब एक ही तरह की प्रोडक्शन, एक ही तरह की कल्टीवेशन आप वहां पर कर रहे हैं। The dwarfness characteristic introduced into the modern high-yielding varieties of wheat, which was instrumental in the Green Revolution, is primarily attributed to which gene? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, कौन सा जीन है, ओपेक 2, नॉरिन 10, डी गी वू जिन, या फिर फिलारिस माइनर, ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, नॉरिन। तो नॉरिन 10 जीन जो है, इट इज सोर्स्ड फ्रॉम अ जापानीज व्हीट वैरायटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सेमी ड्वार्फ ट्रेट व्हीट के अंदर। ये ट्रेट अलाउ करता है प्लांट्स को टू विथस्टैंड द हायर फर्टिलाइजर डोजेस विदाउट इवन लॉगिंग, मतलब बिना गिरे वो आपका कर सकता है। जापान में ही क्यों हुआ है आप मुझे बताइएगा, लीडिंग टू द मैसिव यील्ड। अब ये हम जापान में क्यों बढ़ते हैं, देखो ये व्हीट का है, वैसे वो राइस का था वो एग्जाम्पल। तो हमने देखा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर राइस फॉल्स, राइस सीडलिंग वाला आता है आपका, जिसको हम बेकिनी डिजीजेस कहते हैं। वो भी एक जापान के साइंटिस्ट ने ही किया था, बट उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, बताना जरा मुझे। बेकिनी डिजीजेस वाज फाउंडेड बाय, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था कि ये जो राइस सीडलिंग हो रही है, फॉल सीडलिंग हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। Which of the following three crops, wheat, maize, rice, is primarily grown in the flooded or waterlogged conditions during a significant part of its life? ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब ये तो आ जाना चाहिए, मतलब इतना पढ़ने के बाद, इतने सारे सेशंस, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये तो बहुत इजी लग रहा होगा, आप सब लिखेंगे। इतना इजी आंसर नहीं, इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं देना चाहिए था, ये तो बहुत इजी है। अच्छी बात है इजी है, अगर 30वें क्वेश्चन पर आकर आपको ये लगने लगे कि अच्छा ये डिफिकल्ट है, फिर तो मतलब वो तो समझ ही नहीं आया है ना। अब अगर इतना होने के बाद आपको ये समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग लिखेंगे तो सब देखने से भी समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो और भी अच्छी चीजें हैं। ये रहे आपके व्हीट, राइस और मेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको चीजें जो है वो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, राइट। और जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन की है, होपफुली आपको टेस्ट सीरीज भी पसंद आ रही होगी, बिकॉज टेस्ट सीरीज के अंदर जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। तो उसमें आपके 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 60 सेक्शन ए है, सेक्शन बी इज योर 140 क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपका हर एक एस्पेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। ऑब्वियसली उसके अंदर करंट अफेयर्स भी जो है वो आपके इंट्रोड्यूस्ड होंगे, तो अगर आप उसे करते हैं तो आपको चीज़ें कुछ समझ आ जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो है वो सारे के सारे करंट अफेयर्स उसके अंदर मिल जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मॉक टेस्ट इज बेसिकली टू चेक योर प्रेपरेशन लेवल, कि आपका कितना प्रेपरेशन लेवल है, बट हाँ लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर एग्जाम। तो अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया गया है, उस पर भी अपना कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अवेलेबल हो जाती है, आपको जो है उसका प्रोसेस बता दिया जाता है, आप नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई और क्वेरी है रिलेटेड टू द क्लासेस और रिलेटेड टू एनी अदर आपकी क्वेरी है आपके रिलेटेड टू द एग्जाम, क्योंकि 15 दिन के बाद एग्जाम है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, कल फिर से हम इसी के ऊपर बात करेंगे, बट विद द अदर क्रॉप्स एज वेल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।